हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर जो है आप ये मान करके चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन भी कहा जाता है इसको, राइट। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखो, अगर हम बात करें आईआईटी जेईई और नीट की तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसमें, अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यार हमें किस बारे में बताता है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताता है, साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही तो होता है केमिस्ट्री में, हमें क्या देखना है, हमें यही तो देखना है कि मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन क्यों कर रहे हैं, राइट। जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो तो वो केमिकल रिएक्शन आखिर क्यों होती है, राइट। मॉलिक्यूल, आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करवाते हो जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल आखिर में कैसे बनता है और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। तभी तो आप एक केमिकल रिएक्शंस को समझ पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, राइट। एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। दूसरा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन के दो एटम, राइट। हाइड्रोजन का अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं जिसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H2 को मैंने इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, बीच में एक यहाँ पे ये डंडी है। ये डंडी मुझे बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है कि इस डंडी ने इन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स, राइट, जिसने इन दोनों एटम्स को आपस में होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्यों ये इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तीसरा, कि भाई व्हाई डू सर्टेन एटम कंबाइन वेरास अदर डू नॉट, क्यों कुछ ही एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं बट अदर एटम नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हीलियम की, ये क्या है, इनर्ट गैस है, राइट। ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों नहीं करती है या कंपाउंड क्यों नहीं बनाती है, क्यों ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी जीरो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। साथ में हम ये जानेंगे व्हाई डू एटम्स हैव फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसका एग्जांपल कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे H2 ही लिखा, मैंने यहाँ पे क्या H5 क्यों नहीं लिखा। भाई, 5 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन 17 लिख दूं यहाँ पे, नाइट्रोजन 17 मतलब नाइट्रोजन के 17 आइटम आपस में कंबाइन क्यों नहीं करते हैं भाई। अगर हम बात करें N2 ही क्यों एग्जिस्ट करता है ना। तो ये फिक्स्ड कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है ये एटम्स में आखिर क्यों पाई जाती है, इस चीज को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में भाई, जब मेरा मॉलिक्यूल बन गया, हमने देख लिया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी भाई हाइड्रोजन की दो ही होती है, एक ही होती है, वो एक ही अपने अदर एटम के साथ कंबाइन करता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जब मॉलिक्यूल मेरा बन गया तो उनकी क्या डेफिनेट शेप होती है, अगर होती है तो क्यों होती है और किस टाइप की होती है। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर को, चूंकि ये 11th का है, तो बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एडवांस में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। टॉपिक क्या है, व्हाई डू एटम कंबाइन। भाई, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो साल था 1916 का, 1916 का। दो साइंटिस्ट थे जो थे कोजेल एंड लेविस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। किसका एक्सप्लेनेशन, कि भाई जो एटम्स है ना वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, राइट। और ये एक्सप्लेनेशन था बेस्ड अपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। यानी कि इन्होंने बोला कि एटम्स आपस में कंबाइन किस लिए करते हैं, किसके संदर्भ में, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में। देखो, इन्होंने बोला ये है हमारे नोबल गैसेस, राइट, और साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर हम बात करें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, तो मैं अगर इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होता है बच्चों NH2 और Np6। इनके वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर हम ऊपर से नीचे तक भी देखें तो सबके सबके पास क्या है, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन।
अब इन्होंने क्या बोला कि जो नोबल गैसेस हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो ये मान के चल रहे थे कि कोई भी नोबल गैसेस किसी अदर एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, इनर्ट है, राइट। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जीनोन के हमें काफी सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अभी उसी टाइम पे फोकस करेंगे, उस टाइम पे साइंटिस्ट की थिंकिंग क्या थी। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि नोबल गैसेस जो है सारी की सारी इनर्ट है। तो क्वेश्चन मार्क इन्होंने बना दिया कि आखिर ये इनर्ट क्यों है, क्यों ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करती है। कि भाई कोई भी इनर्ट कब होगा, कोई भी किसी दूसरे से मतलब क्यों नहीं रखेगा, जब वो क्या हो, स्टेबल हो। जब क्या हो, वो स्टेबल हो। मान लो आपको किसी चीज की जरूरत है, तो तभी आप उस जरूरत को पाने के लिए कुछ काम करोगे ना। यहाँ पे हीलियम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपना एकांत बैठा हुआ है। अब उस एकांत बैठने की वजह क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई फुल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही नियोन की अगर आप बात करें, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल भरा हुआ है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, सारे के सारे भरे भरे पड़े हुए हैं। आपने ये भी देख लिया होगा अभी तक कि जो फुल फील्ड होते हैं वो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यही स्टडी इन्होंने ये की, और इस स्टडी से इन्होंने ये पाया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स है वो नोबल गैसेस हैं। और उसका रीज़न इन्होंने ये बताया, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का, वो क्या है, हमारा फुल फील्ड है, इसलिए वो उतनी ज़्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि भाई जैसे मान लो हम बात करते हैं फ्लोरीन की, राइट। फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, ये है हमारा 2s2 और 2p5, राइट। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, हमारा नियोन आता है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s2 2p6। अब फ्लोरीन को नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या चाहिए, भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। फ्लोरीन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया यहाँ पे पी ऑर्बिटल में, तो ये नियोन के जैसे क्या बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इसका इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है कुछ को छोड़ करके सारे के सारे क्या चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके जैसा, नोबल गैसेस के जैसा। और यहीं से एक रूल निकल के आया लेविस का, जो था ऑक्टेट रूल। देखो अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की, राइट। ऑक्टेट रूल हमारा क्या होता है, देखो ऑक्टेट रूल का अगर मैं सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूं, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भाई एवरी एवरी एलिमेंट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। कि जितने भी हमारे एलिमेंट है वो सारे के सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की और लिथियम की। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट। लिथियम की बात करें, इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त कर नहीं सकते अपने वैलेंस शेल में, तो ये क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट जो नोबल गैसेस है, जो हीलियम की अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं 1s2। हाइड्रोजन क्या चाहिएगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता हूँ। वैसे अगर हम लिथियम की बात करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बनने की कोशिश करता है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट अकॉर्डिंग टू लेविस, राइट, वो क्या करता है कि भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, अच्छा मैं जो एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये जो ऑक्टेट रूल है, ये मैं जब हमारी लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वहाँ पे कंप्लीट डिस्कस मैं करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑक्टेट रूल क्या है, साथ में इसके जो ड्रॉबैक हैं वो क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे, या ड्रॉबैक अगर हम कहें कि ये थ्योरी आखिर में फेल कहाँ पर होती है, राइट। उनको अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सुन लो, राइट।
जैसे अगर हम बात करूं मैं CH4 की, राइट, मीथेन, साथ में बात कर देते हैं अमोनिया की NH3 की और H2O की। अगर मैं इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखूं, राइट, तो देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, प्लस इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी कि टोटल कितने हुए, 4। हम ये भी जानेंगे कि वैलेंस शेल में आखिर इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की टेंशन अभी आप मत लो, मैंने वही कहा है कि अभी आप थोड़ा सुन लो इस चीज़ को, राइट। तो अगर मैं CH4 में कार्बन की बात करूं, तो कार्बन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया, इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो क्या इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं? बिल्कुल, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के अगर हम ऐड कर दें तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। वैसे ही ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो वैलेंस शेल में 6 प्लस 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे इसमें, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मैं कार्बन की बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ और ऑक्सीजन की बात करूँ, तो इन तीनों एलिमेंट्स ने बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए किया है ताकि इनके वैलेंस सेल में क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस सेल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और हाइड्रोजन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो कार्बन से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल गया। तो अगर हम बात करें, तो इन एलिमेंट्स ने जब बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल था वो क्या था, बिल्कुल सही साबित हो गया। कई कंपाउंड में ऑक्टेट रूल बिल्कुल सही चला, राइट। लेकिन जैसे बाद में डिस्कवरी हुई, नए नए कंपाउंड्स हमें देखने को मिले, तो वहाँ पे हमें BF3 भी देखने को मिला। अब BF3 का केस क्या था बच्चों, वो समझ लो। बोरोन की अगर हम बात करें, तो वैलेंस शेल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। साथ में अगर हम बात करें, 3 फ्लोरीन के साथ इसने कंबाइन किया है, तो 3 अदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लेंगे, तो टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 8 है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे भी कंपाउंड मिले हमें जिनके वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे, बट वो एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि वो एटम आपस में कंबाइन कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो लेविस का ऑक्टेट रूल था वो फेल कर गया, क्योंकि इसने क्या बताया था कि भाई टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि यहाँ पे BF3 का नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता ही नहीं है वैलेंस शेल का। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बताओ नोबल गैस के किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है? कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको हमने बात किया भाई हाइपोवैलेंट। क्या नाम दिया? हाइपोवैलेंट। तो हमारे हाइपोवैलेंट जब मॉलिक्यूल्स पिक्चर्स में आए, तब ऑक्टेट रूल फेल हो गया। और दूसरा अगर मैं बात करूं PF5 की, PF5 में क्या है बच्चों, इसमें जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, देखो फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ में 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम फ्लोरीन के भी काउंट कर दें, तो कितने हो गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पाए जाते हैं किसमें, फास्फोरस में। फास्फोरस के वैलेंस सेल में जब वो PF5 कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, 8 से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 8 से ज़्यादा है। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट तो करना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। क्यों? क्योंकि वो तो कहता है कि भाई वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट ऐसे भी मॉलिक्यूल पाए गए या ऐसे भी कंपाउंड पाए गए जिनके वैलेंस सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन थे, और इन कंपाउंड को हमने नाम दिया हाइपर वैलेंट। क्या नाम दिया? हाइपर वैलेंट। हाइपरवैलेंट कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी जो वैलेंसी थी, यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो 8 से ज़्यादा थे, राइट। इस चीज़ को डेप्थ में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो पिक्चर है वो समझ लो कि भाई जो लेविस ने रूल दिया था वो क्या था, और वो कहाँ पे जो है हमारा फेल हो गया, राइट। अब दूसरा, यानी कि जो मॉडर्न थ्योरी है ना हमारी, मॉडर्न थ्योरी हमारी क्या कहती है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। कोई भी एटम्स अगर कंबाइन करता है, तो उसका रीजन दो है। क्या पहला रीजन है कि भाई वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, बहुत कम, राइट। अगर एनर्जी मिनिमम होगी
तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। सिंपल सा रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है। आप ज्यादा सुकून भरा महसूस कब करते हो? पहला केस है जब आप बहुत भयंकर गुस्से में हो, ठीक है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपको इतना गुस्सा आया है कि कोई आ गया तो बस तोड़ फोड़ हो जाएगी। दूसरा, आप एक शांत जगह पर नदी के किनारे बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल कोई आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, ठीक है, एकदम शांत बिल्कुल। आप दूसरा कंडीशन को फॉलो करना चाहोगे मैक्सिमम केस में, ठीक है। मैक्सिमम क्या मतलब, सभी लोग यही करना चाहेंगे, बट कुछ कुछ उग्रवादी हो जाते हैं तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो उनको छोड़ दो, एक्सेप्शन हर कहीं देखने को मिलता है। तो सेकंड केस में आपको देखने को क्या मिलेगा कि भाई हम स्टेबल होना चाहते हैं, यार मुझे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे मेरी जो है एनर्जी ज्यादा हो जाए, क्योंकि हाइपर एनर्जी जब होती है तो मॉलिक्यूल काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, राइट। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में भी है। यूनिवर्स में एक रूल चलता है कि भाई हर कोई चीज अपनी एनर्जी क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है वो क्या है कि द एटम कंबाइंड विद ईच अदर। एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे कब? इफ द ओनली इफ द प्रोसेस लेड टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी। देखो, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अगर मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, और इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर हम इन दोनों की बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की एनर्जी की टर्म में अगर मैं बात करूं, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे इसकी एनर्जी है 12, राइट। और हाइड्रोजन का जब मॉलिक्यूल हमारा बन गया और इसकी एनर्जी मान लो इसकी 15 है, तो भाई ये मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब हम एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो वहां पे आपको सिंपल सा देखने को मिलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। तो वो लोअर एनर्जी किस लिए होती है, इसीलिए होती है। क्यों? क्योंकि अगर जब हमारा एटम से मॉलिक्यूल बनेगा ना, तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तभी वो आपस में कंबाइन करेगा। ये चीज आप समझ लो कि कोई भी एटम्स कंबाइन तभी होगा जब उसका रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या हो, लोअर हो। सिस्टम की एनर्जी लोअर होनी चाहिए, राइट। इफ देयर इज नो फॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी में जो फॉल आ रहा है, कमी आ रही है, ये नहीं होता है हमारे सिस्टम में, तो नो बॉन्डिंग इज पॉसिबल, तो बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो मॉडर्न डे में अगर हम बात करें, मॉडर्न डे केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल कई कंपाउंड में ठीक है, चलो चलता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो किस टर्म में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारे सिस्टम की, लोअर होनी चाहिए, राइट। उम्मीद है ये जो दोनों रीजन हमने बात की कि भाई क्लासिकल क्या था और मॉडर्न क्या था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और कहाँ पे जो है क्लासिकल जो थ्योरी है या पुरानी जो हमारी थ्योरी थी वो फेल कहाँ पर हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट थी, जरा बेसिक्स था यहाँ पे, थोड़ा आपको केवल सुनना था और समझना था, ज्यादा याद करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लेविस सिंबल, या जिसे बात करें हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स का। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स में आपको दिखाने वाला हूं कि एटम्स का लेविस सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम का, राइट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 1s1 होता है। इसमें चूंकि एक ही हमारा ऑर्बिटल है तो वैलेंशियल ऑर्बिटल यही होगा। तो ये 1s1, ये 1 क्या हमारा डिनोट कर रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। इतना तो आपको आता ही होगा। अब इसी चीज को मैंने क्या करना है, डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल में रिप्रेजेंट करना है हाइड्रोजन के एटम को। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन का एटम, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक डॉट बना दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक डॉट बना दूंगा, राइट। या तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है,
या फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्रॉस बना दूंगा। दोनों की दोनों क्या है, सही है, डॉट या क्रॉस आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, राइट। लेकिन अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वैलेंस शेल में ओनली कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमें 4 इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है जो वैलेंस शेल में है, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों कार्बन, और मैंने इसके चारों ओर कितने डॉट बनाने हैं भाई, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में बताओ कितने हैं, 2s में है और 2p में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, साथ में मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है, ये, राइट, मैंने ये बनाया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोलोगे कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में सर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, नहीं होते, बट मैंने जस्ट थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको पूछने के लिए ये बताया कि इस स्ट्रक्चर से हमें क्या देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलेगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये बताता है। अगर मुझे रियल में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, 1s2 होता है, 2s2 होता है एंड 2p3 होता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस प्रकार से इसकी क्या बनेगी, लेविस सिंबल बनेगा किसका, नाइट्रोजन का। आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्रॉस साइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये जो लेविस सिंबल है ये हमें क्या क्या चीजें बताता है, तो चलिए उस चीज के बारे में थोड़ा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं किसकी, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन की। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होता है, 1s2 एंड 2s1, 1s2 2s2, सॉरी हाँ सही है यार, 1s2 2s2। इसकी अगर मैं बात करूँ 1s2 2s2 2p1, ये मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, वो क्या बनेगी, लिथियम वैलेंस शेल में कितना है, 1 है, तो 1 बन गया। बेरिलियम इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 बन गए। बोरोन की अगर मैं बात करूँ तो इसके वैलेंस शेल में कितने बन गए, 3 बन गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कार्बन की, नाइट्रोजन की एंड ऑक्सीजन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूँ तो 2s2 2p2, यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे 2s2 एंड 2p4, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन का तो यहाँ पे आ जाएगा 2s2 एंड 2p5। तो इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर फटाफट से बनाओ, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बन गई हमारी लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैंने ये क्यों बनाई, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में देना है। अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि लिथियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि लिथियम कितने अदर एलिमेंट के साथ या अदर एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1। बेरिलियम की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसके कितने हैं वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोरोन की बात करूं वैलेंस शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि लिथियम एक अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1। बेरिलियम इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 2। बोरोन इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 3। कार्बन
वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कि कितने अदर एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ना यहाँ पे CH4 की, तो वहां पे मैंने बोला था कि भाई कार्बन जो है 4 ये हाइड्रोजन के साथ क्यों कंबाइन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूं तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो आप बोलोगे भाई नाइट्रोजन की कितनी होगी, 5, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 6, और फ्लोरीन की कितनी होगी, 7। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, रॉन्ग है, तीनों के तीनों क्या है, रॉन्ग है। जब तक वैलेंस सेल में मेरे 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में मेरे क्या है भाई, या तो 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से कम है, तो उस समय तक जो मेरी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वही हमारी सारे डॉट को काउंट करके वैलेंसी निकल करके आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का हमारा कितना है, 4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, इक्वल टू 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 होगी। लेकिन दूसरा केस, अगर मेरा वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या है बच्चों, 4 से ज्यादा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से देख लोगे, 2 3 4 5। वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस कर दो इसको 8 से, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 8 माइनस 5, आंसर निकल के आएगा 3। तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी कितनी है कंबाइन होने की, कितने अदर एटम के साथ ये कंबाइन हो सकता है, 3, राइट। 3 अदर एटम के साथ ये मैक्सिमम कंबाइन हो सकता है। जैसे हमने बात कर दी थी अमोनिया की, NH3 की। फिर हम बाद में बात करेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की, आप बोलोगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में तो 2 ही एटम है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितने, 3 है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो इसको भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि वैलेंसी हम कैसे चेक करते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन है भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 से ज्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 4, ठीक है, सॉरी कितने, 6 है ना, तो 8 माइनस 6 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2, राइट। वैसे ही अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई हमारी यहाँ पे, 1 हो गई। तो वैलेंसी को हम कैसे चेक करते हैं, लेविस डॉट सिंबल से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 के इक्वल है या 4 से कम है, तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे 4 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 8 माइनस कर देना है, वैलेंस शेल है, किसी भी एलिमेंट को उठा लो, यहाँ पे आपको वैलेंसीज देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्डिंग की, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, साथ में हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की।